डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैरसैंण में पेश होगा बजट सत्र, जनहित में महत्वपूर्ण होगा बजट। भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 मार्च से 13 मार्च तक के लिए आहूत सत्र। केंद्रीय आरक्षण की मांग से गूंजा जोशीमठ। पैनखड़ा समुदाय का आरक्षण के लिए लगाई हुंकार, कहा आरक्षण सूची में जगह, लेकिन केंद्रीय सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं। हरिद्वार में साधु संतों ने खेली रंगों और गोबर से होली। रंग और गोबर लगाकर किया भजन कीर्तन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 मार्च से 13 मार्च तक के लिए आहूत किया गया है। इस साल का बजट बेहद खास रहेगा क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी वर्ष में इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं सहित आमजन के लिए विशेष फोकस गया है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी बजट सत्र को लेकर कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र जन भावनाओं के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा होगा जब राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन यानी कि 9 मार्च को 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और उसके दूसरे या तीसरे दिन सदन के पटल पर बजट रखा जाता है, लेकिन इस बार राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही शाम को सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। सत्र को लेकर के मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से विस्तृत वार्ता की गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के जो निश्चित बजट सत्र जो कि पहली बार इस बार गैरसैंण में बजट सत्र का लाया जा रहा है और ये जन भावना का सम्मान भी है। और जन भावना के सम्मान के साथ साथ ये चुनावी वर्ष होने के कारण इस बजट में गरीब, युवा, महिला और किसानों पर को समर्पित ये बजट होगा, जिसमें राज्य के नौजवानों को किस तरह उद्यमी के रूप में, महिलाओं को किस तरह उद्यमी के रूप में स्थापित किया जा सके और किसान को समृद्ध करते हुए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर किस तरह ज्यादा फोकस किया जाए। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, आखिर क्या मकसद है? धन्यवाद प्रस्ताव से पहले बजट पेश किया जाएगा, मंत्री बोलने वाले हैं। देखिए, मैं बात करूं 9 तारीख से 13 तारीख बजट सत्र है उत्तराखंड में। और बजट सत्र में खास करके ये है कि गैरसैंण में बजट सत्र है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि लोग जो ग्रीष्मकालीन राजधानी के लगातार चर्चा करते हैं कि ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की राजधानी, तो बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो है गैरसैंण में होगा 9 से 13 तारीख को बजट है। तो कल जब सत्र को लेकर ये विधानसभा अध्यक्ष और उनकी बात हुई, सुबोध और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बैठे तो उन्होंने बातचीत करी। उसके बाद बात करी हमसे, तो उन्होंने कहा कि बजट जो होगा वो उन लोगों इस समय खास फोकस शिक्षा, बेरोजगारी, उद्यमी, जो छोटे किसान हैं उनके लिए और जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए कुछ खास रखा जाएगा। तो इस बात पे एक विशेष फोकस रहेगा। इस छोटी चीजों पे फोकस रहने वाला है कि छोटा किसान किस तरीके से उभरे, छोटा दुकानदार कैसे उभरे, छोटा कारोबारी कैसे आगे बढ़े। तो इससे खास करके फोकस रहेगा उसका बजट का। तो बजट को लेकर जो बात लगातार अब चल रहा है, लगातार लोगों में ये रहती है कि बजट को लेकर जितनी अच्छी बात आएगी और जितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा बजट का, उतना जो है प्रदेश के युवाओं का बहुत अच्छा होगा। क्योंकि छोटे दुकानदार जो है खास करके बजट पे नजर रखते हैं, जो छोटे कारोबारी खास करके नजर रखते हैं, स्कूली छात्र खास करके नजर रखते हैं। तो इस चीज पे खास करके फोकस रहेगा बजट का। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ेंगे खबर में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ने मां नंदा राज जात की तैयारियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल लगभग 12,6.83 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां नंदा राजात मार्गों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास को 3.08 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे चमोली जिले के थराली, कर्णप्रयाग, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंडों में पार्किंग स्थलों एवं विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कुल 89 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। इसमें जिला पंचायतों को 13 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 9 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों को 66 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 34 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इनमें थराली में बहुमंजिला पार्किंग, टिहरी गढ़वाल के घनसाली में बस स्टॉप निर्माण, पौड़ी गढ़वाल के यमेश्वर क्षेत्र में सिल्ला कांडई मोटर मार्ग का द्वितीय चरण, राष्ट्रीय आयुष मिशन की निर्माणाधीन योजनाएं, रामनगर आवासीय परियोजना की पेयजल योजना और नैनीताल क्षेत्र के विद्यालयों की मरम्मत भी शामिल है। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में पैनखंडा समुदाय के लोगों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर स्वर मुखर कर दिए हैं। समुदाय के सदस्यों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उन्हें तत्काल केंद्रीय आरक्षण सूची में शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2017 में राज्य सरकार के इस समुदाय को राज्य की आरक्षण सूची में तो स्थान दिया, लेकिन केंद्रीय सेवाओं पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ न मिल पाने के कारण युवाओं में भारी रोष है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सूची में होने के बावजूद केंद्रीय सूची में नाम न होने से उनके प्रतिभावान युवाओं को अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों और अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे वर्षों से अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से समुदाय ने एक बार फिर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की ताकि सीमांत क्षेत्र के इस वर्ग को मुख्य धारा में समान अवसर मिल सके। देखिए, जोशीमठ को जो ये पैनखंडा क्षेत्र है इसे ओबीसी में शामिल करने के लिए पहले आंदोलन चलाया गया, तब जाकर राज्य में ओबीसी का दर्जा मिला जोशीमठ पैनखंडा क्षेत्र को। अब इसे केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए आज एक बार फिर जनता सड़कों पर उतरी है, क्योंकि लंबे समय से मांग रही है कि जो केंद्रीय सूची में ओबीसी को, जोशीमठ क्षेत्र को ओबीसी में शामिल किया जाए, और वो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो इसी के लिए आज फिर एक बार सड़कों में उतरकर सरकार को ये चेतावनी दी है, यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में पूर्व की भांति उग्र आंदोलन ओबीसी के लिए होगा, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर टोल प्लाजा एक बार फिर चर्चाओं में है। आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान टोल पर एकत्र हुए और कई मांगों को लेकर धरना दिया। किसानों का कहना है कि टोल कर्मी लोकल लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और भी कई मांगों को किसानों के द्वारा रखा गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि एक पंचायत टोल प्लाजा पर की जा रही है क्योंकि आए दिन यहाँ लोकल लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनकी गाड़ियां रोकी जाती हैं और नाजायज तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। दूसरी मांग, NHAI का नियम है कि 20 किलोमीटर तक लोकल पास फ्री किया जाए। मासिक पंचायत हर महीने की जाती है, जो आज टोल प्लाजा पर की जा रही है। मुख्य मुद्दा टोल प्लाजा का है क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा हमारा है। जो सुविधा जवान को मिलती है वो किसान को भी मिलनी चाहिए। पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन के लोगों से टोल वसूली नहीं की जाती और ये गुंडा टैक्स भी जगह जगह टोल प्लाजा पर आए दिन लोगों से बदतमीजी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। इन सभी बातों को लेकर आज यहाँ पंचायत है, यहाँ वार्ता करेंगे और लिखित में एक ज्ञापन देंगे और फिर भी कुछ नहीं करते तो आगे की रणनीति बनाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
आज हम एक पंचायत कर रहे हैं टोल प्लाजा पर, क्योंकि आए दिन यहाँ लोकल के लोगों के साथ बदतमीजी होती है, उनकी गाड़ियाँ रोकी जाती हैं और नाजायज़ तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि NHAI का रूल है कि 20 किलोमीटर तक लोकल पास फ्री किया जाए, वो हमारी आज इसमें मांग है। और हमारी मासिक पंचायत हर महीने होती है, वो पंचायत हम यहाँ कर रहे हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है वो टोल प्लाजा का है, क्योंकि जय जवान और जय किसान का नारा हमारा है। जो सुविधा जवान को मिलती है वो किसान को मिलनी चाहिए, और पूरे ऑल इंडिया में भारतीय किसान यूनियन की गाड़ी जो है उनसे टोल वसूली नहीं की जाती। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PTCUL के MD PC ध्वानी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ध्वानी की नियुक्ति और गैर तकनीकी होने के कारण अवैध पाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वानी की नियुक्ति 2021 की नियमावली के विरुद्ध की गई, जिसमें MD पद के लिए तकनीकी योग्यता अनिवार्य है। इसके बाद अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। ध्यानी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि नियमों का पालन करना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां धर्मनगरी हरिद्वार के जूना अखाड़ा में संतों ने अनोखे अंदाज में रंगों और गाय के गोबर से होली खेलकर परंपरा और आस्था का संदेश दिया। शुक्रवार को हरिद्वार के जूना अखाड़ी स्थित माया देवी मंदिर प्रांगण में निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा के संतों ने पारंपरिक रंगों के साथ साथ गाय के गोबर से होली खेली। संतों ने एक दूसरे को रंग और गोबर लगाकर भजन कीर्तन के बीच उत्सव मनाया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि गोबर होली हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है और उसका गोबर भी पवित्र माना जाता है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता का संदेश देता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज ने कहा कि होली का पर्व संत समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। गोबर होली के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपने जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, आज हमने गोबर के साथ होली खेली। आपने देखा होगा, गौ माता हमारी माता है, सबकी माता है, राष्ट्र माता है। आज हमने प्रयास किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हम आह्वान करते जितने भी हमारे साधु संत है, जितने सनातनी है, सभी जो है कि जो हमारा ये गोबर है, गोबर के साथ होली खेले। देखिए, आज आपने देखा, आज भगवान शंकर जो काशी विश्वनाथ में जो होली खेलते हैं वो भी गोबर से ही खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं। और हमने काशी विश्वनाथ जी को साक्षी मान के आज 5-10 नाम जो अखाड़ा के इसमें ग्राउंड में सबने होली खेली है। और आज हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज है, जिनका पट अभिषेक हुआ है, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुगम और तकनीक सक्षम बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को व्यापक कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। बैठक में खास तौर पर केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ट्रैफिक जाम और आपात परिस्थितियों इन स्थितियों की सूचना तुरंत देने के लिए व्हाट्सएप अलर्ट सिस्टम विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही QR कोड आधारित सूचना व्यवस्था, स्पष्ट साइनेज और मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्य सचिव ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। भीड़ प्रबंधन, संसाधनों की अग्रिम तैनाती और आपदा से निपटने की तैयारियों को प्राथमिकता देने को कहा गया है, ताकि चारधाम यात्रा 2026 श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून स्थित ग्राम पुरोहित बाला बाड़ गंगा जलागम क्षेत्र का भ्रमण कर स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन के तहत संचालित कार्यों का अवलोकन किया है।
IUCN के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में 11 देशों से आए 17 प्रतिनिधि शामिल थे। IUCN की टीम ने बाणगंगा जलागम क्षेत्र में किए गए विभिन्न संरक्षण उपायों जैसे वर्षा जल संचयन, स्रोत संरक्षण, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, कंटूर ट्रेंच, चेक डैम, चाल खाल निर्माण और सामुदायिक सहभागिता आधारित जल प्रबंधन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली गई। ACEO सारा डॉक्टर कहकशा नसीम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ब्रिज गैप परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत IUCN के असम में मेघना नदी के संरक्षण पर कार्य किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ का भ्रमण किया। अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल स्रोतों को बचाने के लिए, वाटर सोर्स को कंजर्व करने के लिए पूरी एक मुहिम चल रही है। इसी के तत्वाधान में एक जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक ब्रिज गैप एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके अंतर्गत इन लोगों ने आसाम में मेघना नदी पे भी काम किया है और यहाँ उत्तराखंड में किस तरह से वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है इसके लिए लेके यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इनफॉर्मल रूप में वाटर यूजर ग्रुप काम कर रहा था और बहुत अच्छा कम्युनिटी ने जंगल बचा के रखा हुआ है पुरोहित वाला का। और ये अंगेलिया का फॉरेस्ट बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और इसमें सारा ने भी पिछली बार जो है वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पे काफी काम किया है, जिससे डिस्चार्ज भी बढ़ा है और लोग काफी उत्साहित थे। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।